आगे बढ़ते हैं अगला। देखो ये वाले क्वेश्चन मैंने सबको कराए थे भाई, बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्या? जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले, है ना, नदी है जी, नदी में बोट चल रही है, नाव चल रही है। तो एक बात सब लोग जानते हैं कि नदी के, मान लो नदी नीचे की ओर बह रही है, तो मैंने एग्जांपल देते हुए कहा था ऋषिकेश से हरिद्वार की तरफ बह रही है ना, याद आया सबको? चलिए ठीक है, गीता जी याद आ गया? ओके, महिमा जी याद आ गया। चलो तो नदी जब नीचे यस सर। बहती है भाई, हाँ, तो स्ट्रीम की जो, स्ट्रीम यानी कि पानी की जो धार होती है, उसकी स्पीड में नाव की स्पीड मिल जाएगी कि नहीं भाई? क्योंकि तेज आएगी नीचे की ओर, और ऊपर जाएगी तो भैया मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि पानी का बहाव इसे रोकेगा। इतनी बात सबको समझ में आई? यानी कि डाउन स्ट्रीम के अंदर क्या होगा, स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी, और अपस्ट्रीम में क्या होगा, स्पीड दोनों की घट जाएगी। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई, सबको पता है। अब देख लो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है सेम डिस्टेंस है, टाइम जो है ना 3:5 में है। टाइम कितना है भाई? 3:5 में है। बोल रहा है कि स्ट्रीम की जो स्पीड है, यानी नदी की जो स्पीड है, वो कितनी है? 10 है। तो बताओ बोट की स्पीड कितनी हुई? बोट की स्पीड बतानी है। ठीक है भाई, तो सब लोग जानते हैं, मान लीजिए कि बोट की स्पीड एस मान ली हमने। ठीक है जी, बोट की स्पीड कितनी मान ली? एस मान ली। नदी की कितनी है भाई? 10 है। तो नीचे आते वक्त डाउन स्ट्रीम में कितनी रहेगी स्पीड भाई? नदी की स्पीड में बोट की स्पीड जोड़ दो। ठीक है, यानी कि बोट की स्पीड में नदी की स्पीड जोड़ दो तो टोटल स्पीड आ जाएगी S+10। डाउन स्ट्रीम में कितनी रहेगी? S+10। और अप स्ट्रीम में कितनी रहेगी भैया? ऊपर चढ़ते वक्त कितनी रहेगी? S-10। यानी कि अब की बार क्या होगा, बोट की स्पीड से नदी की स्पीड घट जाएगी। और ये रेशो ऑलरेडी दिया हुआ है ना? स्पीड का रेशो टाइम के रेशो के बराबर हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो देखिए, अब जब रेशो की बात है तो इसको हमने 3:5 में, 3:5 को मैं 3/5 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब बस इनको गुणा करके देख लीजिए। 5 × S+10 कितना हो जाएगा भाई? एस को मान लो एक्स मान लीजिए आप, एस थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा 5 के साथ, एक्स मान लिया। ठीक, तो x+10, x-10 और ये 3/5, तो ये कितना हो जाएगा? 5 से गुणा करने पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5x+50, इधर क्या हो जाएगा? 3x-30। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 5x, इधर 3x को इधर ले आओ, 5x-3x, ये कितना हो जाएगा? -30 - 50। ठीक है, तो 5 में से 3 गया, कितना बचा? 2x। इधर में -30 - 50 कितना हो गया? -80। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -80/2। 80/2 माने 40, -40। अब भैया स्पीड कभी भी माइनस में नहीं होती है, ये तो सिर्फ डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम के चक्कर में माइनस में आ गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी स्पीड कितनी है? 40 है। तो 40 वाला जो चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो बोट की स्पीड कितनी है भाई? 40 km/h। सबको समझ में आया? ठीक है, बहुत अच्छे। अब बढ़ते हैं आगे। अब आ जाइए यहाँ पर 25वें क्वेश्चन पर। मास कम्युनिकेशन में मैसेज जो है वो क्या होता है? रैपिड होता है और पब्लिक होता है। भाई मास कम्युनिकेशन सबको पढ़ाया था, है ना? सबको पढ़ाया था मैंने। मास कम्युनिकेशन क्या होता है? जो हम टीवी देखते हैं वो क्या है? मास कम्युनिकेशन है। जो हम रेडियो देखते हैं वो क्या है? मास कम्युनिकेशन है। मास का मतलब है कि बहुत सारे लोग। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जिन चीजों को देखते हैं। अब एक बात बताओ भाई, टीवी पे जो न्यूज आती है वो रैपिड, रैपिड माने तेज होती है कि नहीं होती है? बताओ, पब्लिक होती है कि नहीं? सब लोग देख सकते हैं भाई। और रैपिड माने बहुत फास्ट होती है भाई। दिल्ली में कोई घटना हुई तुरंत हमें पता चल गई। नॉर्मली हो सकता है उसको बहुत टाइम लगता, लेकिन मास कम्युनिकेशन के थ्रू जल्दी से पता लग गई। तो पहली स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई? ट्रू हो गई। पहली स्टेटमेंट क्या हो गई भाई? सही निकल आई। दूसरी देखो, न्यू टेक्नोलॉजी हैज ब्लर्ड द डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। कह रहा है कि दो लोगों के बीच में जो बात होती है ना, अब वो बात उनकी पर्सनल नहीं रह गई है, अब तो पूरी दुनिया उस बात को देख रही है। क्या ऐसा हो गया है? बताइए, नई टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसा हो गया है या नहीं हो गया?
बताओ भाई, दो लोगों सर की ये बात। क्वेश्चन की आवाज जी, ना अच्छा मेरी आवाज कट रही है? सर अभी ना ब्लर हो रही थी, वॉइस में ना दिक्कत आ रही थी थोड़ी। अच्छा अभी ठीक है? सर चलो ठीक है। तो नई टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है कि दो लोगों के बात जो है वो मास कम्युनिकेशन में, और दो लोगों की बात में कोई अंतर नहीं रह गया है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है भाई। आप इतने सारे क्या देखते हो, पॉडकास्ट देखते हो। पॉडकास्ट में कितने लोग बात कर रहे होते हैं? दो लोग, एक इंटरव्यू ले रहा है, एक उधर बैठा है ना। दो लोगों का इंटरेक्शन चल रहा है आजकल। यूट्यूब पे सबसे ज्यादा यही चल रहा है ना। एक इधर बैठा है, एक इधर बैठा है, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, बस वही बात जो है पूरी दुनिया देख रही है। तो यूट्यूब के आने से, यानी नई टेक्नोलॉजी के आने से, ये क्या हो गया है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, दो लोगों के बीच जो बात थी अब वो क्या हो गई है, मास कम्युनिकेशन बन गई है। अब पूरी दुनिया दो लोगों के बीच की बात को देख रही है। बात समझ में आई? सबको क्लियर हुआ है ना? ठीक है। तो ये हो गई भाई स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट। समझ गए महिमा जी, ऋचा जी? क्लियर हुआ? सब तक आवाज आ रही है? ठीक है। अब आ जाइए भैया एसडीजीज पे। तो मास कम्युनिकेशन क्लास में पढ़ाया था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। अब देख लो एसडीजी वाला। क्लास में बड़े अच्छे से इस बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कराए थे। इनके अलावा यूट्यूब पर भी मैंने वीडियो डाला था। किसका? यही वाला, एसडीजी वाला। मैंने बताया था उसमें पंडित हर हर भोले वाला, जो आपको ट्रिक भी बताया था। और उसके बाद में बताया था दो लहसुन। सबको याद है, दो लहसुन बताए थे ट्रिक में। और दो लहसुन के लिए कहा था कि एक पानी में या जमीन के नीचे बोला था, एक जमीन के नीचे यानी पानी में, और एक जमीन के ऊपर बोला था। ठीक है, याद आया? तो पहला क्या था, लाइफ बिलो वाटर। लाइफ बिलो वाटर कहाँ पर है? एसडीजी 14, 14वां है। और लाइफ ऑन टेरेस्ट्रियल अगर आ जाता तो 15 हो जाता। ठीक है। तो 14th एसडीजी। और बहन जी ने भी आपको जो है बिल्कुल उसी समय ये भेज दिया था, है ना। एसडीजी वाला वीडियो आपको एग्जाम से पहले भी भेजा गया था ग्रुप में, तो याद होगा सबको। चलिए ठीक है। अगला, ये क्वेश्चन भी क्लास में डिस्कस हुआ था कि एक थ्योरी का पर्पस क्या होता है, जनरेट करना, क्या हाइपोथेसिस को जनरेट करना। ठीक है। और इस हाइपोथेसिस को हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। देखो भाई, हाइपोथेसिस वाले सेक्शन से ही जो एक दिन की क्लास थी हमारी, उससे 3 क्वेश्चन आ गए। अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा। एक क्वेश्चन आया एनोवा वाला, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आया पी वैल्यू वाला। और तीसरा क्वेश्चन ये आ गया भाई, थ्योरी वाला ही, हाइपोथेसिस से डायरेक्टली रिलेटेड। ठीक है। 3 क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट से रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको दिखाई दे जाएंगे, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से। इस बार कितना इजी था सोचो, और तीनों के तीनों क्लास में डिस्कस। अब देखो, थ्योरी का क्या काम होता है भाई, हाइपोथेसिस जनरेट करना जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं, एंड दैट विल देयर बाई अलाउ द एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज टू बी असेस्ड। तो इस बात को हम क्या कहेंगे, डिडक्टिविज्म कहेंगे, इंडक्टिविज्म कहेंगे, कंस्ट्रक्टिविज्म कहेंगे, ऑब्जेक्टिविज्म कहेंगे, ये है क्वेश्चन। तो अब ध्यान दीजिए भाई कि हमने बनाई एक पहले थ्योरी, थ्योरी के बाद हमने क्या निकाले, हाइपोथेसिस। अब इसको क्या करके देख रहे हैं, टेस्ट करके देख रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब कोई चीज नीचे की ओर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिडक्शन। क्या कहते हैं, डिडक्शन या डिड्यूस करना। ठीक है ना। जिसमें हम पर्टिकुलर से, सॉरी, जनरल से किधर चलते हैं, पर्टिकुलर की तरफ चलते हैं। तो जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाने को क्या बोलते हैं, डिडक्शन बोलते हैं या डिडक्टिविज्म बोलते हैं। ऑलरेडी कराया था क्लास में, इंडक्टिविज्म डिडक्टिविज्म दोनों करा रखे हैं, है कि नहीं। चलो, तो ये क्वेश्चन भी क्लास में ही कराया हुआ था, सिंपल क्वेश्चन था, बस दिमाग लगाना था, कुछ भी नहीं था भाई।
सिर्फ सोचना होता है आपको। अब एग्जैक्ट तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, जैसे मैं बता देता हूँ, तो आपको बस दिमाग लगाना था। बड़ा इजी क्वेश्चन आया हुआ था, तो इतने सारे क्वेश्चन क्लासरूम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28वें क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। मुश्किल से हमें अभी तक 2 से 3 क्वेश्चन मिले हैं जो हमने क्लास में नहीं डिस्कस किए थे। अब आ जाइए न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर। ओके, ये क्वेश्चन भी क्लास में डिस्कस हुआ था भाई, टीचर स्टूडेंट रेशियो वाला। याद आया महिमा जी? टीचर और स्टूडेंट का रेशियो वाली बात हमने क्लास में डिस्कस करी थी कि हमारा जो टारगेट है वो क्या है कि एक टीचर पर 27 स्टूडेंट हो या 30 से कम स्टूडेंट हो, 30 हो मैक्सिमम, बस इतना होना चाहिए। मतलब हमने ये डिस्कस किया था कि हम हमेशा से फोकस करते रहे हैं किस चीज पर, और नॉर्मल सी बात है, एक सिर्फ सोचने वाली बात है कि टीचर स्टूडेंट रेशियो ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। स्टूडेंट इज टू टीचर रेशियो कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? भाई एक टीचर पे स्टूडेंट ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? अच्छा कब पढ़ा पाएगा टीचर? कम बच्चों को अच्छा पढ़ाएगा या बहुत सारे 200-300 बच्चों को बिठा के पढ़ाएगा तो अच्छा पढ़ाएगा? बताइए। छोटा क्लासरूम होगा, बच्चे अगर कम होंगे, 30 बच्चे होंगे तो उनका मैनेजमेंट अच्छा होगा, समझा पाएगा, इंडिविजुअल अटेंशन दे पाएगा टीचर। लेकिन अगर 300 बच्चे होंगे तो पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और किस बच्चे को कितना समझ में आया ये ध्यान देना भी मुश्किल हो जाएगा। ये सिंपल सी सोचने वाली बात भी थी, और वैसे क्लास में भी डिस्कस कर रखी थी। तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर टीचर स्टूडेंट रेशो हाई बोल रहा है, ज्यादा बोल रहा है, तो भैया ज्यादा वाली बात तो कट जाएगी हमारे लिए। स्टेटमेंट 1 क्या हो गई? फॉल्स हो गई। अब आ जाओ 2 पर। स्टेटमेंट 2 कह रहा है एनईपी 2020 के अंदर, एनईपी 2020 के मैंने आपको नोट्स भी शेयर किए थे और आपको मैंने पीडीएफ भी भेजा था एनईपी 2020 का, सबको दिखाया था कि भैया इसमें से ये मेन मेन पॉइंट पढ़ लेना। तो उन पॉइंटों में ही था कि एनईपी 20 में फैकल्टी विल बी गिवन लिबर्टी टू डिजाइन पेडागोजिकल अप्रोचेस फॉर इनोवेटिव टीचिंग। भाई कह रहा है कि जो पढ़ाने वाला टीचर है ना, फैकल्टी, उसको आज़ादी दी जाएगी कि भैया तुम थोड़े से फ्लेक्सिबल तरीके से पढ़ाओ, जरूरी नहीं है कि इसी पैटर्न पे पढ़ाना है, इनोवेटिव टीचिंग एंड रिसर्च लेके आओ, यानी कि कुछ नया तरीके से, अच्छा मतलब बेटर। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, वैसे कॉमन सेंस भी देखा जाए तो एक टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाए बच्चों को, है ना, ज्यादा से ज्यादा समझा पाए, तो कैसे वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, इस पर फोकस होना चाहिए। तो एनईपी 2020 का भी सेम कहना है। अगर मैं एनईपी 2020 काट दूं तो भी ये बात बिल्कुल सत्य है। तो इसलिए जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या हो गई? ट्रू हो गई, और फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। इसलिए जो सही ऑप्शन बचता है वो क्या है? फोर्थ है, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट 2 इज ट्रू। ठीक है, क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो गीता रूपाल जी, कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है ना? बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पर लेटर सीरीज का आया हुआ है। देखते जाओ भाई, ए बी सी डी ई, ई के बाद एफ। बताओ। एफ सर। एफ, ठीक है। हाँ हाँ, एफ कर दिया। चलो अब ये वाला देखो, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो वी से पहले क्या आया होगा? यू। टी यू वी, यू आया था, ठीक है, तो यू आ गया। अब बीच वाले को खोजते हैं भैया, कैसे मिलेगा? बीच वालों का पैटर्न देखिए, एम एक छोड़ करके अगले पे जा रहा है, एन एक छोड़ के अगले पर जा रहा है, एम एन ओ, है ना, एम एन ओ। क्यों तो आएगा ओ के सर? बाद एम एन ओ, पी आएगा, लेकिन पी कहाँ पर आएगा? एक छोड़ के अगले पे आएगा, यहाँ आएगा। तो हमें तो वो निकालना नहीं, हमने तो पहले वाला निकालना है, ठीक है। तो वो कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा, बीच वालों से। अब देखो बीच बीच वालों को देखते हैं कैसे। एल है, एल के पहले क्या आया हुआ है? के, ठीक है, उल्टा चल रहा है ये, जे के एल ऐसा होता है ना। तो ये क्या है? एल, एल के पहले क्या आता है? के आता है, के पहले क्या आता है? जे। तो जे कहां पर आएगा? यहां पर जे। बात समझ आई? क्लियर हुआ? यस सर। जी, ठीक है। तो एक छोड़ के एक चल रहा था,
एक बार सीधा चल रहा है, एक बार उल्टा चल रहा है। ये ए बी वाले में क्या चल रहा था, सीधा चल रहा था, ए बी सी डी ई। दूसरे वाले में क्या चल रहा था, पीछे वाले में उल्टा चल रहा था। और बीच वाले में भी क्या चल रहा है, उल्टा चल रहा है। ठीक है, बीच वाले में दो सीरीज बन रही है, एक छोड़ के एक में, एक तो चल रहा है सीधा, एक चल रहा है उल्टा, तो उल्टे वाले का नंबर आता है यहाँ पर। अगला बताना हो तो फिर वो सीधे वाला आ जाएगा, यानी कि ओ के बाद क्या आता है यहाँ पे, बीच वाले पे आ जाता पी। यहाँ पर एफ के बाद क्या आ जाता, ई एफ जी, है ना, एफ के बाद जी आ जाता, और यू से पहले क्या आता फिर, टी। ठीक है, तो जीपीटी अगला क्या बन जाता, जीपीटी। चलिए ठीक है भाई, तो क्वेश्चन हो गया यहाँ पर सोल्व, हमारा आंसर क्या रहा, एफ जे यू। ठीक है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन आया हुआ था। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि विकी जो है ना, विकी, विकी माने ये विकीपीडिया होता है ना, इस टाइप के विकी। तो विकी क्या होता है एक्चुअल में, विकी वो होता है जहां पर कोलैबोरेटिव काम होता है। कोलैबोरेटिव मतलब समझते हो, कई लोग मिल करके किसी पेज को क्रिएट करते हो, किसी काम को करते हो। जैसे मान लो हम इंटरनेट पे कोई काम कर रहे हैं, मैं अकेला ना करके मैं कहूं कि चलो भाई हम सब लोग योग वाले हैं, तो हम सब मिल करके एक पुस्तक लिखते हैं। ठीक है, पुस्तक लिखते हैं या कोई इंफॉर्मेशन लिखते हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन तो हम पुस्तक लिख सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन काम करना हो तो हम क्या कर सकते हैं कि मान लो महर्षि पतंजलि है, तो महर्षि पतंजलि पर हम सब मिल करके क्या कर सकते हैं, अपनी अपनी रिसर्च या अपनी अपनी फाइंडिंग या अपना अपना जो कुछ हमने पढ़ा है वो सब हम मिल करके एक पेज पर कर दें, तो वो एक पेज क्या कहलाएगा, विकी। तो किसी भी कॉन्सेप्ट पर जो मिल करके लिखा हुआ कार्य होता है उसे क्या कहते हैं, विकी कहते हैं। जैसे आप विकीपीडिया देखते हो ना, कुछ भी सर्च करते हो विकीपीडिया पे मिल जाता है। क्यों मिल जाता है, क्योंकि ऐसे ही सब लोगों ने मिल करके विकीपीडिया को बनाया है, जिसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर डाल देता है। अच्छा, ये एडिट भी हो जाता है, विकीपीडिया की इंफॉर्मेशन क्या होती है, चेंज भी होती रहती है। इसको हम कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, एडिट कर सकता है, चेंज कर सकता है। अब चेंज करने पे क्या होता है, ऐसा नहीं कि आपने चेंज कर दिया और तुरंत चेंज हो गया, नहीं भाई, बाकी लोग भी होंगे। यदि इसे 1000 लोग देख रहे हैं तो भाई कम से कम अब आपके पास मेजोरिटी होनी चाहिए, बाकी लोग भी आए, वो भी कहें कि हाँ इनकी बात सत्य है ना। तो जब सब लोग चेंज करेंगे तो वो काम क्या होगा, वो पेज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या कह रहा है विकी के बारे में। कह रहा है कि विकी जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है। तो भैया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है कि पहले इसने काम किया, फिर इसने काम किया, फिर इसने काम किया। भाई ऐसा तो होता ही नहीं। जब हम कह रहे हैं कि कोलेबोरेटिव काम है, सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, कैसे काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, तो ये ऑर्डर तो बात खत्म ही हो गई, है ना। तो पहली बात कथन हमारा क्या हो गया, पहला कथन असत्य हो गया। अब आते हैं दूसरे पर। दूसरा कहता है कि सेल फोन जो है ना, मोबाइल फोन, इसमें फ्लैश मेमोरी का प्रयोग होता है। फ्लैश मेमोरी पता है क्या होता है, मेमोरी कार्ड, सब लोगों ने देखा है ना, चिप डलती है भाई मोबाइल में, उसी को कहते हैं। तो मोबाइल में चिप डलती है भाई, सही बात है। तो दूसरा कथन क्या हो गया, सत्य हो गया, और पहला क्या हो गया, असत्य हो गया। सबको समझ में आया, क्लियर। चलिए, इजी क्वेश्चन था। दूसरी बात तो पहले ही सबको क्लियर हो गई। पहले में हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहा हो, और क्लास में ये बात हमने डिस्कस भी नहीं किए थे। तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन जो क्लास में हमने नहीं किया था। ठीक है भाई, ओके। फिर भी इसमें थोड़ा दिमाग लगाते तो काम हो जाता। कैसे हो जाता, देखो विकीपीडिया पे कह रहा है कि पोस्टिंग जो है ना लंबाई में छोटी होती है। तो भाई लंबाई इसकी ना कोई फिक्स नहीं होती है, ना छोटी ना बड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई आर्टिकल छोटा भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है। और 150 वर्ड से कम का नहीं होना चाहिए। कोई भी आर्टिकल 150 वर्ड से कम का 2 महीने से ज्यादा विकीपीडिया पे नहीं रहेगा। या तो उसको किसी और कॉन्सेप्ट में मिला देंगे, या फिर उसको वहां से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो खैर ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको छोड़ दो। कुल मिला के बात ये है कि समझ में आना चाहिए। अगले पे आ जाओ, RFID इज यूज्ड। RFID क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी। क्या होता है भाई, रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी। अब ये आपका ICT वाली यूनिट में जो पीछे क्वेश्चन दिए हुए थे ना, उनमें था, और मैंने क्वेश्चन करवाया भी था ये एग्जाम में। ठीक है, और डायरेक्ट इसका मतलब क्या होता है, आप लोगों ने अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे, जीवन में थोड़ा सा जागरूक रहोगे, तो आप लोग क्या यूज करते हो, एक फास्टैग यूज करते हो सब लोग, है ना, गाड़ियों में।
आप सबकी गाड़ियों में आजकल एक स्टिकर लगा रहता है बीच में ऊपर की साइड, वो क्या होता है, एक फास्टैग होता है ना। सब लोगों ने देखा होगा गाड़ी के शीशे पर आजकल फास्टैग अनिवार्य कर दिया है भारत सरकार ने। तो ये फास्टैग कैसे काम करता है, आप टोल प्लाजा पे गए, टोल पे जाने पे ऊपर की ओर एक मशीन लगी रहती है इस टाइप से, वहां से क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आती है, आपकी कार के शीशे पर लगे हुए उस फास्टैग से टकराती है और वापस चली जाती है। यानी कि फास्टैग की इंफॉर्मेशन रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा उस डिवाइस तक पहुंच गई और आपका पैसा वहां से कट जाता है। बात समझ में आई? तो भैया रेडियो फ्रीक्वेंसी वहां यूज होती है, ना कि फिंगरप्रिंट में, ना कि रेटिना स्कैन में, ना कि फेस आइडेंटिफिकेशन में। बात समझ में आई? क्लियर सबको? ठीक है, ओके। तो पहली स्टेटमेंट हो गई भैया गलत, सबको समझ में आई ये बात? ठीक है, ओके। दूसरी देखते हैं क्या बोलता है। वेबसाइट यूजिंग स्ट्रीमिंग वीडियो टू डिलीवर वीडियो मीन्स दैट द वीडियो कैन बी प्लेड व्हाइल इट इज बीइंग डाउनलोडेड एंड अकॉर्डिंगली लेस टाइम इज रिक्वायर्ड बिफोर यूजर्स कैन व्यू द वीडियो। कह रहा है कि वीडियो स्ट्रीमिंग क्या हो, एक वेबसाइट है ना जो स्ट्रीमिंग मेथड को यूज करती है, वहां पर वीडियो अपने आप चलता रहता है। जैसे आप यूट्यूब खोलते हो, तो आजकल आपने यूट्यूब पे एक चीज देखी है, क्या होता है, पहले तो यूट्यूब पे थंबनेल सारे यूं के यूं रहते थे, कुछ भी नहीं, जब तक आप क्लिक नहीं करोगे चलेंगे नहीं। अब आजकल क्या होता है, आप यूट्यूब खोलते हो, जैसे ही आपने इधर हल्का सा हाथ लगाया, ये वीडियो अपने आप चल पड़ता है। ठीक है, चल पड़ता है ना। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे अगला वीडियो अपने आप चल पड़ता है। ऐसे ही किसी वेबसाइट पे भी सेम काम होता है। जैसे हमारी जो नेट जेआरएफ विद सूर्या सर वाली वेबसाइट है, उस पर भी ऐसे ही है। मैंने आप सबके वीडियो वहां पर डाले हुए हैं, और कोई भी वीडियो अपने आप से चल पड़ेगा, तो उसे क्या कहते हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग कहते हैं। जैसे अभी हम अगर मान लो सर्च करना चाहें, तो करके दिखा भी देता हूं मैं आप सबको। नेट जेआरएफ विद सूर्या सर, ऐसा करके हमने मान लो सर्च किया, वेबसाइट आती है कि नहीं, आ गई। ठीक है, तो ये पहला ही हमने खोल के देखा। तो वीडियो स्ट्रीमिंग क्या होती है कि वीडियो अपने आप यहाँ पर चलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर साक्षी कसेरा जी का जो वीडियो है वो ऑटोमेटिकली, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस हम ऊपर से नीचे की ओर आए थे और ये वीडियो ऑटोमेटिकली चल पड़ा। ठीक है, अपने आप प्ले हो रहा है, मैंने इस पे कुछ भी नहीं किया। बात सबको समझ में आई भाई? ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग का ऑप्शन कहते हैं। तो ऐसी वेबसाइट्स जिन पे ये वीडियो स्ट्रीमिंग वाला मेथड चलता हो, है ना, तो इससे क्या होगा, कम टाइम लगेगा भाई वीडियो देखने में। ऑब्वियस सी बात है भाई, आपने क्लिक नहीं किया उससे पहले ही चल पड़ा, तो कम समय में देख लोगे, है कि नहीं। तो दूसरी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, पहली गलत दूसरी सत्य। ठीक, तो ये नॉर्मल सी इंग्लिश वाला मतलब मीनिंग अगर आपको पता है तो इजीली आप इस सेकंड ऑप्शन को कर सकते थे। स्ट्रीमिंग का मतलब होता है अपने आप से चल पड़ना, तो ये कॉमन इंग्लिश वाली बात हो गई। तो इजी क्वेश्चन ये भी कराए हुए में से आ गया क्योंकि आरएफआईडी हमने किया था। ठीक है, अब आ जाओ अगला क्वेश्चन। डिग्री टू विच मेजर ऑफ ए कॉन्सेप्ट ट्रूली रिफ्लेक्ट दैट क्वेश्चन। इसे कहते हैं इंटरनल वैलिडिटी। क्या कहते हैं भाई, इंटरनल वैलिडिटी। वैलिडिटी आप सबको मैंने रिसर्च में बड़े अच्छे से पढ़ाया था। तो रिसर्च से भैया 3 क्वेश्चन तो आ गए आपके, जो ऊपर बताए थे मैंने हाइपोथेसिस से रिलेटेड, एक आ गया ये वैलिडिटी से रिलेटेड। तो इंटरनल वैलिडिटी से क्वेश्चन आया कि हम जो पढ़ते हैं कि भैया कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की, भाई जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो अपने आप को ठीक दर्शाता है कि नहीं दर्शाता। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, अब देखो फैलेसी तो काट ही दो, फैलेसी आएगा ही नहीं। अब वैलिडिटी के 3 पैरामीटर होते हैं, तीनों देख लेते हैं। भाई एक्सटर्नल तो होगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ अपने ही मेजरमेंट की बात कर रहा है। जैसे हम इंटरनल वैलिडिटी किस बात में देख रहे थे गीता जी, आपको याद हो तो सब लोगों को, कि जैसे मैंने कहा था एक दुकानदार के पास में एक 5 किलो का बाट है। ठीक है, तो एक्चुअल में वो 5 किलो है या नहीं है, ये उसकी क्या है, इंटरनल वैलिडिटी है या कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है। ठीक है, एक्सटर्नल वैलिडिटी तो बाद में आएगी, पहले तो ये देखना है कि ये एक्चुअल में ही इतना है कि नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही कोई कॉन्सेप्ट अपने आप में खुद को रिफ्लेक्ट सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसे क्या कहते हैं,
तो भाई एक्सटर्नल बिल्कुल नहीं कहेंगे, फैलेसी बिल्कुल नहीं कहेंगे। अब दो बचे, इकोलॉजिकल और मेजरमेंट। इकोलॉजिकल कभी आपने सुना है? इकोलॉजी तो भैया जो है हम पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबको क्लियर हुआ कि अब क्या बचा हमारे पास में? मेजरमेंट ही बचा। और वैसे भी अगर कोई ना भी पढ़ के गया हो तो यहाँ पर पढ़ेगा मेजर, ठीक है, मेजर ये लिखा हुआ इतने बड़े शब्दों में, और यहाँ भी पढ़ेगा मेजर, ठीक है। तो इतना भी दिमाग लगा लेगा तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आया था। क्या आ जाएगा आंसर? सर ये जून से मेजरमेंट। दिसंबर वाला पेपर हमेशा ही ऐसे आता है क्या, इजी? नहीं, मुझे नहीं पता कि इसी ऐसा, हाँ शायद हो सकता है। देखो भाई मेरे तो सारे जो बढ़िया बढ़िया कार्य हुए हैं वो दिसंबर वाले ही एग्जाम में हुए हैं, टूरिज्म में भी और अपना योग में भी, है ना। तो दिसंबर इज सर लकी फॉर मी, एनडीए और वालों मुझे ने लगता है कि बढ़िया है जी। एनडीए वालों ने इजी है ना पहली बार गीता इतने डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत इजी आए हुए हाँ हैं सर, मेरे टाइम में जी, बिल्कुल। देखो कितने इजी आए हुए हैं, क्लास में हमने जो पढ़ रखे हैं वो डायरेक्ट पूछे हुए हैं भाई, कमाल है। ठीक है, उज्जैन वाला क्वेश्चन गीता जी कई बार ये क्लास में कराया था। एंशियंट इंडिया में उज्जैन किसके लिए फेमस था? तो भाई हम खगोल शास्त्र पढ़ते थे, है कि नहीं, एस्ट्रोनॉमी, इकोनॉमी। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। यस। हम्म, देख लो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबको ये क्वेश्चन बिल्कुल आ गया होगा। मैंने क्लास में बाकायदा कराया था कौन कौन सा, अपना विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा, उज्जैन, ये सारे कराए थे, ठीक है। यस। तो उज्जैन यस में सर। एस्ट्रोनॉमी वाली बात डायरेक्ट क्लास से आई हुई है। तो ये क्वेश्चन भी भाई 33 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन सिर्फ ऐसे हैं जो अभी तक हमें अपनी क्लास में नहीं मिले हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हुए, अब 34वां क्वेश्चन बोल रहा है कंटेंट एंड आउटकम ऑफ इंटरेक्शन टुगेदर कंस्टिट्यूट। बोल रहा है कि किसी भी इंटरेक्शन में, यानी कि भाई 2 लोग या 4 लोग जो भी हैं आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई इंटरेक्शन हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, इसमें कंटेंट और आउटकम इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? अब देखो, अब हमें नहीं पता है कि क्या बनेगा, ठीक है, लेकिन एलिमिनेट तो कर सकते हैं, काट तो सकते हैं। देखो भाई, सीक्रेट ऑर्डर, भाई सीक्रेट क्या होता है? यहाँ पे कुछ सीक्रेट वाली बात तो हो ही नहीं रही, ठीक है, कट गया। फिजिकल ऑर्डर, फिजिकल ऑर्डर यानी 2 लोगों के प्रेजेंट होने की बात है, तो फिर यहाँ पे आउटकम और कंटेंट 2 चीजें रखने की क्या आवश्यकता थी, ठीक है, ये भी कट सकता है। पॉलिटिकल ऑर्डर, यहाँ पे पॉलिटिक्स की कोई बात ही नहीं हो रही है, टेक्स्ट। ठीक है, ये भी कट जाएगा। टेक्सचुअल ऑर्डर बचा, ठीक है। अब एक चीज हम जानते हैं ऑलरेडी, क्या? टेक्स्ट समझते हैं। टेक्स्ट का मतलब हम क्या समझते हैं गीता जी? टेक्स्ट माने कुछ भी लिखा हुआ, है ना। यस। व्हाट्सएप जैसे होता कोई है पुस्तक जैसे। हो गई, हाँ, मतलब कुछ भी लिखा हुआ, जैसे पुस्तक हो गई और कोई मैगजीन हो गई, जर्नल हो गया, कुछ भी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज ऊपर हमें मिलती है, क्या? कंटेंट। ओ भाई साहब, तो कंटेंट तो होता ही है, टेक्स्ट और कंटेंट 2 चीजों को एक साथ जोड़ सकते हैं कि नहीं? अगर किसी को यस। कुछ भी नहीं आता तो भी तुक्का मारने के लिए कंटेंट को टेक्स्ट से आप जोड़ सकते हैं और टेक्सचुअल ऑर्डर आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, आंसर जो है आपका कॉमन सेंस वाला हुआ भाई। पॉलिटिकल कहीं से भी नहीं दिख रहा, सीक्रेट कहीं से नहीं दिख रहा, फिजिकल की कोई बात नहीं हो रही, टेक्स्ट से हम रिलेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हुआ कॉमन सेंस का। हालांकि हमने इसे क्लास में नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि कॉमन सेंस से हो सकता है तो हम ये मानते हैं कि इतना तो हमने पढ़ा ही है, ठीक है, ओके। तो अभी तक सिर्फ 3 क्वेश्चन हैं जो बाहर के हैं, बाकी जो कॉमन सेंस से हो सकते हैं उनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाओ, रोम वाला क्वेश्चन 1000 बार किया हुआ है। रोम और रैम दोनों का अंतर कई बार क्लास में कराया है, सबको पता होना चाहिए। एक तो फुल फॉर्म करा रखी थी, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरी बात मैंने क्या अंतर बताया था भाई, कि रैम जो है वो टेम्परेरी होती है, वोलेटाइल होती है, ये शब्द दोनों बता रखे हैं अच्छे से। रोम क्या होती है? परमानेंट होती है। परमानेंट माने अगर कंप्यूटर बंद हो गया तो भी चलती रहेगी। तो ये सेम बात कह रहा है कि डेटा खत्म नहीं होता है कंप्यूटर बंद होने के बाद भी, ठीक है। तो ये बात हो गई सत्य, ठीक है, इतना इजी था। दूसरा, ASC2 का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, क्लास में 1000 बार कराया। अपना कहाँ चली गई वो महिमा, महिमा जी कराया था। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज आता है यहाँ पर,
इसने लिख रखा है इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन, है कि नहीं। तो ये जब हम कीबोर्ड की बात पढ़ रहे थे उस समय क्लास में किसी ने शायद पूछा भी था, तो ASC2 का फुल फॉर्म तब हमने किया था, और हर बैच में ये तो मैं पढ़ाता ही हूँ, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन इंटरचेंज वाली बात यहाँ पर आती, मैंने दोनों चीजें पढ़ाई हुई हैं क्लास में, क्या ASC2 और एक आता है आपका वो ABDIC कुछ ऐसे करके आता है एक, है ना, ऐसा ही कुछ आता है एक, है ना, ABDIC ही है शायद, है ना, EBDIC। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे वाले पॉइंट पे। कंपेयर टू डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर्स आर पोर्टेबल। भाई डेस्कटॉप कंप्यूटर तो टेबल पे धरा रहता है, लेकिन लैपटॉप को पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब कहीं भी लेकर के जा सकते हो, ये बात सत्य है कि नहीं, बताओ बताओ। भाई यस सर। लैपटॉप कहीं भी ले जाओ, यस सर। बस यही बात पूछ रखी है, यही बात पूछ रखी है, तो ये तीनों बातें क्या हो गई, सत्य हो गई। तो आंसर इज ABC। कॉमन सेंस और क्लास में भी पढ़ा रखा है, तो ये क्वेश्चन भी हमारे क्लास से ही हो गया, समझे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हुए 36वें क्वेश्चन पे आ जाइए भैया। 36वां क्वेश्चन थोड़ा सा वेस्टर्न फिलोसफी से है, या वेस्टर्न लॉजिक से है, ऐसा कह लीजिए। तो गीता जी आप वाले बैच में तो मैंने वेस्टर्न लॉजिक बड़े अच्छे से कराया था, इस बार वाले बैच में इंडियन लॉजिक कराया था। वेस्टर्न लॉजिक्स को हमने इतना ज्यादा अच्छे से नहीं कराया था, थोड़ा सा तो बताया था, कुछ कुछ चीजें बताई थी, जैसे स्लिपरी स्लोप बताया था, हेस्टी जनरलाइजेशन बताया था, शायद फैलेसी ऑफ डिवीजन और कंपोजिशन शायद नहीं बताया था, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई इफ यू लव हॉट केक्स, यदि आपको गरम केक पसंद है, एंड यू लव आइसक्रीम, और आपको आइसक्रीम भी पसंद है, तो फिर आप देन यू विल श्योरली लव, तो फिर आपको हॉट केक आइसक्रीम भी पसंद होगा। अब भाई देखो सोचो, ये बात इसने आर्गुमेंट तो ठीक ठीक दिया है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत तो है ना भाई। किसी को हॉट केक पसंद है ठीक बात है, आइसक्रीम पसंद है ठीक बात है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हॉट केक आइसक्रीम पसंद होगा, दोनों को मिक्स करके खिला दो, है ना। क्योंकि आज के जमाने में हॉट केक आइसक्रीम भी मिलता है ना। यानी कि आपने देखा होगा, वो कौन सी मूवी थी मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, उसमें गर्म चीज और ठंडी चीज दोनों मिला करके ही खाते हैं, मतलब हॉट केक आइसक्रीम ही खाते हैं। और वो शायद बागबान तो नहीं है, बागबान या कुछ ऐसी ही मूवी है जिसमें शायद अमिताभ बच्चन है, और मतलब उनकी वाइफ को ये पसंद होता है ना। तो चलिए खैर जो भी है, हाँ हाँ, मतलब पता नहीं वो सेम मूवी है बागबान या कोई और दूसरी मूवी की मैं बात कर रहा हूँ, बट ये ऐसा था कि उसमें उनको ऐसा कुछ पसंद था। तो खैर अब आजकल ये चल भी गया भाई, वो आप लोग देखते हो ना रेस्टोरेंट में आजकल सीजलिंग चीजें, सीजलर्स बहुत खा रहे हैं लोग, एकदम उबलता हुआ कोयले पे रखा हुआ आपके पास पनीर दे के जाएगा एकदम, वो उसमें से भाप भाप सी निकलती रहती है, पता नहीं क्या क्या, है ना, गरम ठंडा सब मिक्स करके खाते हैं लोग। तो कह रहा है कि अगर आपको हॉट केक पसंद है, आइसक्रीम पसंद है, तो आपको ये भी माल पसंद होगा। भाई नहीं पसंद है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक फैलेसी हो गई। अब पूछ रहा है किस टाइप की फैलेसी है, तो हालांकि इसका जवाब है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, ठीक है, कंपोजिशन में ही यहाँ पर गड़बड़ हो गई है, बट ठीक है, क्योंकि हेस्टी जनरलाइजेशन नहीं है, हेस्टी जनरलाइजेशन भी हो सकता है, मैं तो इस बात में थोड़ा सा डिफर करता हूँ, बट एग्जाम में इसका आंसर जो है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन दिया हुआ है, मुझे लगता है ये हेस्टी जनरलाइजेशन है। क्यों है हेस्टी जनरलाइजेशन, क्योंकि भाई इसने जनरलाइज कर लिया फालतू फंड में, है ना। बात हो रही थी पर्टिकुलर यहाँ पर हॉट केक की और आइसक्रीम की, इसने दोनों को मिला करके जनरलाइज बना दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप चैलेंज कर सकते थे, पर ठीक है नहीं भी किया तो, और किया तो ये क्वेश्चन हमने सीधे सीधे ये बोल सकते क्लास में डिस्कस नहीं किया। तो 4 क्वेश्चन ऐसे हो गए अब तक जो हमने क्लास में नहीं किए या हमारी टेक्नोलॉजी से माइंड से बाहर थे, ठीक है। तो वेस्टर्न लॉजिक का ये क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट जो भी बैच हमारा रहता है, पिछले बैच में तो मैंने चारों टाइप ये पढ़ाए हुए थे, बट ठीक है अब वेस्टर्न लॉजिक बहुत ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए, पर क्वेश्चन आ रहा है आजकल, कोई बात नहीं। ये वाले क्वेश्चन सबने किए होंगे भाई, हमारे साथ सबने किए थे कि इंडिया इज ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड को ऐसे लिखा जाता है। तो बताइए कि इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है, तो पावर और ऑफ का मतलब कहाँ है। तो हमें क्या करना है भाई, कॉमन कॉमन ढूंढने हैं,
दोनों में से, ठीक है। पहले में क्या कॉमन है, इंडिया कॉमन है भाई, दूसरे में भी इंडिया कॉमन है भाई। पहले में इज कॉमन है भाई, दूसरे में भी इज कॉमन है भाई, ठीक है। और क्या कॉमन है, पॉपुलेशन ऑफ, ऑफ है क्या, ऑफ भी नहीं है, ग्रोइंग है क्या, नहीं है, ड्राइंग है सर। ग्रोइंग भी है, ठीक है, ग्रोइंग भी है। तीन चीजें दोनों में क्या है, कॉमन है। तो देख लेते हैं वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम, जा, जा है क्या, जा नहीं है भाई, ठीक है भाई, जा छोड़ दिया। का है क्या दोनों में, का भी नहीं है। बासी गा है, बासी गा तीनों है, ठीक है। तो बासी गा यहाँ पर भी है, बा यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है, और गा भी है, ठीक है। तो यानी कि ये तीन जो हैं यही हो सकते हैं। इंडिया इज ग्रोइंग, अब ऑर्डर नहीं पता भाई, हमें हमें नहीं पता कि इंडिया कौन सा है, ग्रोइंग कौन सा है, इज कौन सा है, ठीक है। लेकिन ये पता है कि ये दोनों में कॉमन है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कल्चर ऑफ इंडिया इज सॉफ्ट पावर। अब देखो, इंडिया आ गया इसमें और इज भी आ गया, यानी कि ऊपर वाले मैटर से इसमें भी इंडिया है बीच वाले में, और इज भी है, यानी कि दो चीजें यहाँ पर कॉमन हैं। तो दो चीजें वो कौन सी हैं, बासीगा में से देख लो, बा और सी, ये दोनों कॉमन है। यानी कि बा और सी का मतलब क्या हो गया, इंडिया इज। अब हो सकता है ये उल्टा भी हो, लेकिन कोई बात नहीं, ये दो कॉमन है, इतना पता चल गया। तो इंडिया इज का मतलब हमारे पास में आ गया। अब देखते हैं पावर, पावर कहाँ से आया भाई, पावर देखो इसमें भी है और पावर ऊपर वाले में भी है, ठीक है, पहले और तीसरे में। तो यहाँ पर पावर के लिए हम क्या देखें कॉमन, देखिए वाह, वाह यहाँ पर भी है और वाह यहाँ पर भी है, दोनों में वाह मिल गया, यानी कि पावर का मतलब हो गया क्या, वाह हो गया। समझ गए, कॉमन मिल गया, निकाल दिया। अब क्या बचा भैया, अब बचा कल्चर ऑफ, ऑफ, ऑफ भी कॉमन है, देखो दूसरे में और तीसरे में ऑफ कॉमन है, ऑफ ये रहा, ऑफ ये रहा। तो ऑफ के लिए क्या निकालें भाई, का निकाल देते हैं, का इसमें भी है, का इसमें भी है, ठीक है। तो ऑफ ये हो गए। अब क्या बचा यहाँ पर, सॉफ्ट बच रहा है और कल्चर बच रहा है, ठीक है। सॉफ्ट कहाँ पर है, सॉफ्ट कहीं पे है, सॉफ्ट और कल्चर नहीं है, ठीक है। फिर तो हमारे पास में अलग क्या बचे, सा और ला। तो एक तो वाह हो गया, और सा और ला में से एक हो सकता है। तो देख लेते हैं कि क्या है ऑप्शंस के अंदर। सॉरी, क्या क्या पूछा है, पावर पूछा है और ऑफ पूछा है। तो ऑफ तो ऑलरेडी आ गया ना हमारे पास, का ऑफ तो सर इसका निकाल चुके हैं। आंसर वन है, वाह और का। हाँ हाँ ठीक है, नहीं का हम लोग निकाल चुके थे, मतलब ऑफ का मीनिंग हम पहले ही निकाल चुके थे, मैं तो कल्चर का निकालने बैठ गया था, ठीक है। तो क्लियर हो गया, ऑफ सेकंड में भी है, ऑफ थर्ड में भी है, ठीक है। तो दोनों में से हमारा कॉमन क्या निकल गया था, का निकल गया था। तो ऑफ का मतलब हो गया का और पावर का मतलब हो गया था वाह, ठीक है। चलो, तो इजी क्वेश्चन था, सब लोग क्या ही करना था इसमें बताओ, कॉमन कॉमन छाटने थे, हटाना था, इजी था ना भाई महिमा जी। हाँ ओके, देखा गीता जी कितने इजी क्वेश्चन थे। ओके, सर मेरे तो अब सर मैंने तक देना नहीं था ना इसीलिए। आपने नहीं देना था इसीलिए। हाँ, अब अगला आता है आईसीटी टूल, एक होता है भैया फ्लिप। फ्लिप क्या करता है कि यूजर्स को रिकॉर्ड और शेयर करने देता है छोटे वीडियो रिस्पॉन्स, और ये वीडियो डिस्कशन के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। तो देखो, हालांकि क्लास में हमने फ्लिप टूल की बात नहीं करी थी, ठीक है। तो ये पांचवा क्वेश्चन हो गया जो हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया था। लेकिन अब ध्यान दीजिए कि फ्लिप, ये दोनों बातें क्या हैं, सत्य हैं, ठीक है। पहले तो ये बता देता हूँ कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सॉरी करेक्ट वाला कौन सा है, पहला, ठीक है। अब ये क्या होता है, आईसीटी टूल है, इसमें क्या होता है ना, एक फ्लिप करके आपको एक मतलब एप्लीकेशन मिलती है, वहां पर आप क्या करते हो, एक टीचर ना बच्चों को जो कुछ पढ़ाना है ना, वीडियो बना करके कोई शॉर्ट वीडियो एक टॉपिक की भेज देता है, ठीक है। और बच्चे क्या करते हैं ना, उसमें क्या होता है, कुछ लिखा भी रहता है उस वीडियो में, साथ में कुछ थोड़ा लिख के भी रहता है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं ना, इस वीडियो का रिप्लाई अपना वीडियो बना करके देते हैं। अब जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में ना, टीचर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते,
मतलब क्लास में बोलने में शाई होते हैं, डरते हैं, लेकिन पर्सनली वो वीडियो मतलब भेज सकते हैं, है ना। तो ऐसे बच्चों के लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया कि भाई बच्चा थोड़ा शर्माता है लेकिन वीडियो बना लेता है, भेज देता है। तो ये अच्छी बात हो गई ना, टीचर को इसका रिस्पॉन्स मिल गया वीडियो के रूप में, है ना। टीचर ने एक वीडियो डाली, उधर से बच्चों के भी वीडियो रिस्पॉन्स आ गए कि सर हमको ये समझ में आ गया, नहीं आ गया सर, ये प्रॉब्लम है, डाउट है ना। तो बच्चा कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर दोनों चीजें हो गई कि बच्चे क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपने वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और ये एक वीडियो डिस्कशन और प्रेजेंटेशन का प्लेटफॉर्म है। ठीक है। तो आईसीटी का ये एक टूल है फ्लिप, जिसको ऐसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आजकल ऑनलाइन बहुत सारी चीजें आ रही हैं, है ना। तो टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, जैसे हम यूट्यूब पे कोई वीडियो डालते हैं तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ कमेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फ्लिप वाले में क्या कर सकते हो, आप कमेंट की जगह पे वीडियो बना के भी रिस्पॉन्स दे सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाई, फिर आप एक वीडियो बना के उसका रिस्पॉन्स दे रहे हो, ठीक है। तो ये वाली टेक्नोलॉजी कहाँ पर यूज होती है, फ्लिप में होती है। अब अगर किसी व्यक्ति को ये आंसर ना भी पता हो तो वो कैसे करेगा इस क्वेश्चन को, बात आती है यहाँ पर। क्या हम इस क्वेश्चन को कॉमन सेंस से कर सकते हैं, ये बात है। तो मैं दिखाता हूं आपको कि कॉमन सेंस से कैसे करा जा सकता है। पहले देखिए, कह रहा है फ्लिप जो आईसीटी टूल है ये वीडियो रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड और शेयर करता है। अगर मैं इस बात को सत्य मान लूं तो दूसरी बात क्या कह रहा है कि ये एक वीडियो डिस्कशन का, प्रेजेंटेशन का प्लेटफॉर्म है। तो भाई दोनों बातें मैच हो गई कि नहीं। ये वीडियो डिस्कशन हो रहा है, दूसरी बात प्रेजेंटेशन में, और पहले में कह रहा है वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो दोनों बातें एक जैसी हैं कि नहीं भाई, बताओ। जब कोई वीडियो रिस्पॉन्स देगा तभी तो वीडियो डिस्कशन होगा, है कि नहीं। तो अगर पहला सत्य है तो दूसरा भी क्या है, सत्य। तो एक बात आती है कि या तो दोनों होंगे असत्य या होंगे दोनों सत्य। लेकिन क्योंकि आईसीटी टूल है तो वीडियो वगैरह हम जानते हैं कि आईसीटी में वीडियो ऑडियो यही सब चीजें चलती हैं, तो इसलिए सत्य होने के चांस ज्यादा है, असत्य होने के चांस कम है। एक बात और हमेशा ध्यान रखिए, मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है शुरू से ही कि जनरली जो हमारे पास दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जैसे अजर्शन रीजन वाले होते हैं, मैंने कहा है कि आपको ना आता हो तो क्या करिए कि भाई ये पहले पे टिक कर दीजिए कि दोनों सत्य हैं और सही एक्सप्लेनेशन है, जनरली ऐसा होता है। तो इसमें भी जब आपने देख लिया कि दोनों सत्य हो सकते हैं, दोनों असत्य भी, तो दोनों असत्य वाला पूरे 50 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें दोनों बातें असत्य हो। एक था जिसमें वो उल्टा लिखा हुआ था, कौन सा, इम्प्लीसिट और एक्सप्लिसिट मेमोरी वाला, ठीक है। उनके अलावा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि आईसीटी की बात है इसलिए हम इसे वीडियो से रिलेट कर सकते हैं और कॉमन सेंस से हम दोनों बातों को ट्रू कह सकते हैं। तो अगर आप इसमें तुक्का भी मारते थोड़ा सा सोच करके तो भी आपका आंसर क्या होता, सही होता। ठीक है जी, ओके। तो हालांकि ये कॉमन सेंस का है क्वेश्चन, फिर भी मैंने मान लिया कि चलो हमने नहीं कराया था, ठीक है। अब आ जाइए ये वाला क्वेश्चन, बेस 6 वाला क्वेश्चन है। तो मैंने आप लोगों को डेसिमल तो कराया था, बाइनरी कराया था भाई, ये 6 वाला नहीं कराया था। यहाँ पर पूछ लिया बेस 6 इस बार। कभी ऑक्टल पूछ लेता था तो 8 होता था, हेक्साडेसिमल के लिए 16 होता था, लेकिन पहली बार एनटीए ने क्या पूछा है, बेस 6, पहली बार बेस 6 पूछा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने क्लास में नहीं किया हुआ था। तो टोटल क्वेश्चन हुए अभी तक 6 जो हमने क्लास में डायरेक्टली नहीं किए थे, और इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं, एक अगर आप कॉमन सेंस से कर लें तो क्वेश्चन कितने हुए, 5 जो हमने क्लास में नहीं किए इस क्वेश्चन के साथ में। अब देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं। ये कह रहा है कि 100 जो है ना इसमें दिया हुआ है, किसमें, डेसिमल में, इसको किस में कन्वर्ट करना है, 6 वाले में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं भाई, देखो, चाहे आपके पास में बाइनरी आ जाए, अब आज सीख लो, हमेशा के लिए याद रखना, फिर सारे कर दिया करोगे। बाइनरी कर सकते हो, डेसिमल कर सकते हो, इसी से ही आप क्या बोलते हैं, हेक्साडेसिमल भी कर सकते हो, यानी कि 16 भी कर सकते हो, 8 भी कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी पूछ ले अगली बार से, ठीक है। हेक्साडेसिमल कितना होता है भाई, 16।
ऑक्टल कितना होता है 8, बाइनरी कितना होता है 2, डेसिमल कितना होता है 10। ऐसे ये आ जाए, चाहे 6 आ जाए, चाहे 4 आ जाए, चाहे 3 आ जाए, कुछ भी आ जाए, 7 आ जाए, चाहे आप कराओगे एग्जाम में, ये ट्रिक जान लो आज, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सोल्व। 6 है ना भाई, तो 6 का मतलब है 6 से करना है डिवाइड। ठीक है, क्या करना है 6 से डिवाइड, सीख लो। अब जितना पूछा हो उतने से ही डिवाइड करना। देखो कैसे करते हैं। यहां पर रखा हमने, किसको निकालना है भाई, 100 को निकालना है ना, ठीक है 100 लिख दिया यहाँ पे। डिवाइड मैंने कहा किससे करना है, 6 से करना है। किससे डिवाइड करना है, 6 से। ओके, अब 6 से डिवाइड करेंगे तो यहां लिखेंगे हम कोशेंट और यहां लिखेंगे हम रिमाइंडर। रिमाइंडर माने भैया कितना बचा, ठीक है, वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ओके। चलो अब एक बात बताओ, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 एकम 6, कितने बचे 4, तो 40 हो गया। तो 6 छिका 36, 16 पे चला गया, कितने बचे भाई, 6 कम 6, 4 बच गए। ठीक है, तो 4 को लिख देते हैं हम यहाँ पर, कितने बचे भाई, रिमाइंडर हमारा 4 बच गए। ठीक है जी, क्लियर। अगला देखो, अब 16 है, 16 को फिर से 6 से ही करो। 6 से करोगे तो कितने पे जाएगा अब की बार, 6 दूनी 12, और 12 पे गया तो कितने बचे भाई, बताओ कितने बचे, 4, फिर से 4 बचे, 12 और 4 16। ठीक है, अब फिर से 6 से डिवाइड करेंगे। अब की बार ये नहीं जाएगा, 6 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो हम 6 को किस पे ले जाएंगे फिर, 0 पे, यानी कि 6 0 0। तो भैया ये रिमाइंडर फिर कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा। बात समझे कि नहीं, अब की बार नहीं जा रहा है इसलिए 0, और फिर जो क्वोशंट रहेगा वही आपका क्या रह जाएगा, रिमाइंडर। ठीक है, यानी कि 6 0 0, 0 घटा दिए तो भैया 2 में से 2 बच गया। ठीक है, बस आपको क्या करना है, किसी भी नंबर से करवा ले ऑक्टल हेक्सा फलाना दिन का, आपको जब तक 0 ना आ जाए ना यहाँ, तब तक आपको करते रहना है, रिमाइंडर साइड में लिखते रहना है, बस इतना काम करना है। तो अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर, ये आपका क्वोशंट 0 आ गया, तो यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए। अब जो रिमाइंडर है ना, इसको नीचे से ऊपर के ऑर्डर में लिख दीजिए। तो लिख दो भाई, नीचे सबसे क्या है 2, उसके बाद क्या है 4, उसके बाद क्या है 4, बस हो गया काम। किससे, किस में निकाला है हमने, 6 से, तो 6 बेस हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका जवाब, इतना सा क्वेश्चन था, 244 6। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, कोई दिक्कत, कुछ भी नहीं है भाई, इजी क्वेश्चन था। अगर मैं इसी को ऑक्टल में पूछता तो, 8 से पूछता तो इजी था ना। मान लो 100 है, मैंने कह दिया ऑक्टल में करो, 8 से करो, कर दोगे, कर दो भाई। देखो 8 है कम 8, कितने बचे 2, 20 पे गया, 8 दूनी 16, है ना, कितने बचे 4 बच गए जी। ओके, 4 लिख दिया साइड में, रिमाइंडर। अब फिर से 8 से 2, तो 8 है कम 8, कितने बचे 4 बच गए फिर से। ठीक है भाई, 4 आ गया। अब फिर से 8 से 2, तो 8 0 0, क्योंकि 1 है डिवाइड नहीं होगा, तो अब की बार कितना बचेगा फिर, ये 1 बच जाएगा। यानी कि अगर इसी को मैं ऑक्टल में लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, अब उल्टे में लिखना है, याद हमेशा रहे नीचे से ऊपर की ओर लिखना है। तो 1 4 4, ठीक है 1 4 4, ये किस में कन्वर्ट हो गया, 8 में हो गया। समझ गए सब लोग। तो ऐसे आपको कुछ भी दे दे, ऑक्टल में करा ले, अब चाहे 16 में करा ले तो भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, 16 से भी हो जाएगा, हेक्साडेसिमल भी कन्वर्ट हो जाएगा, किसी में भी कर लेना। मतलब तोड़ फार्मूला बता दिया है बस, समझ गए रीचा जी, क्लियर हुआ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लो भाई, गीता जी कितनी बार कराया था ये कोनोटेशन डिनोटेशन, दोनों चीजें कराई थी महिमा जी, याद हो आपको। कोनोटेशन डिनोटेशन, भाई कोनोटेशन जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि हम कह दे मान लो घर, तो घर का लिटरल मीनिंग क्या होता है, डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है, कि एक ऐसी जगह जहां पर लोग रहते हो, ऐसी जगह जहां पर लोग रहते हो, इसे क्या कहेंगे, डिनोटेशन, यानी डिक्शनरी मीनिंग। और कोनोटेशन क्या कहेंगे, जहां पर हमारे इमोशन जुड़े हो, यानी कि हमारे मन जुड़े हो। जैसे मेरे से कोई कह दे ना घर, तो घर कहते ही मेरे दिमाग में क्या आएगा, जहां पर मम्मी पापा रहते हो,
ठीक है, जहां पर पेरेंट्स रहते हो या जहां पर फैमिली रहती हो या जहां पर हम सब लोग एक साथ होते हो, जहां पर अपनापन बसता हो, उसे घर कहते हैं। ठीक है, मेरे लिए वो ईंटों का कमरा घर नहीं है, जहां पर अपने लोग रहते हो वो घर है कि नहीं? समझ गए? तो दोनों बात है, दोनों घर ही, लेकिन दोनों के समझने में अंतर है। एक डिनोटेशन डिक्शनरी वाला मीनिंग है, एक कोनोटेशन मेरा पर्सनल मीनिंग है। तो पर्सनल मीनिंग को कहते हैं कोनोटेशन। अब कह रहा है कि बताइए कि आप कोनोटेशन में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, सबसे ज्यादा आप किस चीज से कनेक्ट करोगे और सबसे कम किस चीज से कनेक्ट करोगे, ऐसा बताना है। तो भाई देखो, वोयलिन, वोयलिन सबसे ज्यादा आपके क्या होगा, नजदीक होगा। यानी कि वोयलिन, वोयलिन क्या होता है, पर्सनल इंस्ट्रूमेंट होता है कि नहीं? कोई गिटार बजाता है, कोई वोयलिन पे देख। बजाता है ना? तो गिटार सबसे पहले आपके करीब होगा, उसके बाद में कोई स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी इससे कोई मतलब कम वाली चीज आ गई, उसके बाद कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में 10 हो सकते हैं भाई, है ना, लेकिन वोयलिंग एक ही होगा। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट उससे थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उससे भी ज्यादा हो जाएंगे, और खाली इंस्ट्रूमेंट कह दे तो और भी ज्यादा हो जाएंगे। क्या पता भाई किस चीज का इंस्ट्रूमेंट पूछ रहा है। जैसे लैपटॉप भी एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे साइंस की लैब वाले भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, है ना? कोई म्यूजिक से कैसे रिलेट करेगा? समझ गए? तो जो भावनाएं हैं वो किधर ज्यादा बढ़ रही हैं, इंस्ट्रूमेंट से लेकर वोयलिन तक ज्यादा बढ़ रही हैं। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसलिए सबसे ज्यादा जिसके साथ जुड़ाव रहता है उसको पहले लिखेंगे, कम जुड़ाव वाले को बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो बस ये था आपका आंसर। कोनोटेशन डिनोटेशन 1000 बार क्लास में बताया, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो अभी तक हमारे क्लासरूम से कितने क्वेश्चन हो गए जो हम कर रहे थे? हाँ, 5 और 6 है ना? तो 6 क्वेश्चन हो गए जो वैसे नहीं किए थे, लेकिन 5 क्वेश्चन इसलिए कि कम, एक हमने क्या मान लिया था, कॉमन सेंस वाला। चलिए अब आ जाइए, अगला क्वेश्चन बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं सोचना आपने, सीधी बात है। आदि शंकर की बात हो रही है, यानी कि शंकराचार्य की बात हो रही है। भाई आदि शंकर जी ने अपनी फिलोसफी में किसको प्रधानता दी? ईगो को प्रधानता दी, सोशल कॉन्फ्लिक्ट समाज के झगड़ों को प्रधानता दी, या मटीरियलिस्टिक डिजायर यानी कि सांसारिक कामनाओं को महानता दी, या फिर सेल्फ कॉन्शियसनेस आत्म चेतना को मतलब सबसे ऊपर रखा? तो सिंपल सी बात है, योग में तो आत्म चेतना की ही बात हो सकती है, इसलिए सेल्फ कॉन्शियसनेस एक जनरल सा आंसर हो गया, इसमें कुछ सोचने वाली बात थी नहीं, है कि नहीं गीता जी? यस सर, मैंने भी अभी सेल्फ कॉन्शियसनेस। हाँ जी, तो बिल्कुल इतना इजी जो है आंसर था, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला क्वेश्चन बड़ा आसान, तो 41वां क्वेश्चन ऐसे हो जाता। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब आ जाइए 42वें क्वेश्चन पे। नेशनल नॉलेज कमीशन रिकमेंडेड, नेशनल नॉलेज कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी? अब क्योंकि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही आपको बताया, मैंने पूरी क्लास में बच्चों को कहा था भाई आप सब लोग जितनी भी कमेटी हैं उनके रिकमेंडेशन पढ़ लेना, हायर एजुकेशन में कमेटी के रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, महिमा जी ने अंगूठा दिखा दिया तो बोला ही था। तो इसमें क्या बोलता है कि नीड ब्लाइंड एडमिशन, यानी कि भैया आप जो है सबका एडमिशन ले लो, किसमें? नेशनल यूनिवर्सिटीज में ले लो, ऐसी बात नेशनल नॉलेज कमीशन ने कही थी। और ये कब आया था? ये बात मैंने क्लास में बिल्कुल करवाई थी आपको। ये वैसे तो 2005 में इंसेप्शन हुआ था, यानी कि मनमोहन सरकार ने इसे अपॉइंट किया था, और इसे हम सैम पित्रोदा कमेटी के नाम से भी जानते हैं। गीता जी याद आ गया होगा अब तो, सैम पित्रोदा कमेटी। ठीक है, नेशनल नॉलेज कमीशन। दिसंबर 2018 के एग्जाम में पूछा गया था कि दिसंबर 2018 या दिसंबर 2019 के एग्जाम में पूछा था, शायद 18 ही था। सैम पित्रोदा कमेटी का ईयर पूछा गया था, तो दिसंबर 19 होगा आई थिंक। ईयर पूछा गया था, तो आपको वहां पर 2005 जो है लगाना था, या हो सकता है 2007 रहा हो, क्योंकि ये जो कमेटी है ना इसकी रिकमेंडेशन 2005 में ये बनी, और 2006 से लेकर के 2009 तक इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी, 3 साल तक लगातार।
ठीक है, तो क्वेश्चन था शायद कि इसकी रिकमेंडेशन कब आई, तो 2006 से 9 के बीच में कोई भी साल आ जाए, 2006, 7, 8, 9, तो चारों पर आप टिक कर सकते हैं कि इसकी रिकमेंडेशन चारों साल में बीच बीच में आती रही। ठीक है, और कब बनी थी? 2005 में बनी थी। तो इतनी बात थी नेशनल नॉलेज कमीशन से कि ये वाला क्वेश्चन था। हालांकि ये क्वेश्चन ना बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि रिकमेंडेशंस को याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये मैं कहूंगा कि एक डीप या डिफिकल्ट क्वेश्चन था, डीप कह लीजिए या डिफिकल्ट था, इजी क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि इतनी रिकमेंडेशन भाई हर कमेटी की कौन याद रखेगा। लेकिन क्योंकि हर साल क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं बच्चों को कहता हूँ कि भाई याद तो करना पड़ेगा, ये तो रटने वाली चीज है, करोगे तो आएगा नंबर, नहीं तो नहीं आएगा। एक आध क्वेश्चन तो ऐसे बनते ही है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास में अभी 6 और 5 क्वेश्चन हो गए हैं जो हमने नहीं कराए थे। ओके, अब आ जाइए अगला क्वेश्चन, अरस्तुवादी। ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, बता देता हूँ कैसे। अभी आप लोगों को पढ़ के नहीं आएगा समझ में, लेकिन समझाऊंगा तो तुरंत दिमाग में आ जाएगी बात। अब देखिए, मैंने आपको 2 टाइप के लॉजिक पढ़ाए थे, एक इंडियन सिलोगिज्म सिलोगिज्म पढ़ाए थे, एक इंडियन, एक पढ़ाया था वेस्टर्न। कहोगे तो बुक में अभी अभी दिखा भी दूंगा, आप लोगों के सामने ही आ जाएगा। ठीक है, देखो, अरस्तुवादी में हम क्या क्या पढ़ते हैं? एक होता है प्रीमाइस 1, फिर क्या होता है प्रीमाइस 2, और फिर क्या होता है कंक्लूजन। 3 प्रजातियां होती हैं कि नहीं? होती हैं भाई। जैसे हमने कहा ऑल डॉग्स आर कैट्स, ठीक है, ऐसे कह दिया। फिर हमने कह दिया कि ऑल कैट्स आर बॉयज, तो कंक्लूजन क्या आ गया? ऑल डॉग्स आर बॉयज। आ गया कि नहीं? ठीक है, यानी कि बीच में ये क्या है? मिडल टर्म। ठीक है, तो ये हट जाएगी। तो पहला था प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 और कंक्लूजन, है कि नहीं? तो ये वाली चीजें हमने सबने पढ़ी हैं, सब लोग जानते हैं। तो कितने कितनी चीजें होती हैं भाई, प्रजातियां इसमें, प्रतिजप्तियां 3 होती हैं। ठीक है, प्रीमाइस 1, 2 और कंक्लूजन। और टर्म कितने होते हैं भाई? टर्म भी 3 होते हैं, आप सबको बता रखा है मैंने। माइनर टर्म, गीता जी, मेजर टर्म और मिडल टर्म। मिडल टर्म, वेरी गुड। ठीक है, तो 3 क्या होते हैं? पद होते हैं। 3 प्रजातियां और 3 क्या होते हैं? पद होते हैं। ठीक है, और जब इंडियन लॉजिक पढ़ाया था तो सब लोगों को मैंने बताया था कि यहाँ पर जो हमारे पास में प्रजातियां होती है वो कितनी होती है? 3 ना होकर के 5 होती हैं। याद आई भाई 5 कौन कौन सी? जिनमें हमने वो पढ़े थे क्या? सबसे पहले प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा के बाद हेतु, हेतु के बाद उपनय, उपनय के बाद में वो क्या आता है? उपनय, और उसके बाद में क्या बोलते हैं? कंक्लूजन लास्ट में आता है। तो 5 ये होते हैं अपने। चलो मैं दिखाने में थोड़ा सा बिलीव करता हूँ कि कराया था कि नहीं, वैसे 5 मुझे याद भी होंगे। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय। उपनय, हाँ, उदाहरण, उपनय, और लास्ट में क्या आएगा फिर उसका सर परिणाम ये को क्या योगा बोलते के हैं? पार्ट है, ये क्वेश्चन योगा के पार्ट है। अरे नहीं, पेपर 1 में निगमन लॉजिकल सर, रीजनिंग में निगमन। पढ़ाया हुआ है। निगमन। निगमन, ठीक है, निगमन। तो हाँ, ये बिल्कुल मैंने क्लास में कराया, निगमन बोलते हैं ना हिंदी में। ओके, सर तो इंग्लिश लास्ट में करवाया ही था ये यूनिट के, था, जहां तक बता मैं था याद कर रहा हूँ। है जी, नहीं ना, हाँ हमने ये देख लो ना, उसको निगमन वाली चीजें ऑलरेडी कराई थी। कहाँ गई? ये रहा, प्रत्यक्ष शब्द अनुमान, इसको छोड़ो, कहाँ गया भाई? 5 चीजें सबको किसने बोला था ये निगमन वाली बात? ऋचा जी, अच्छा, हाँ जी ठीक है। सर। तो महिमा जी ने क्यों नहीं बोला भाई? महिमा जी आपने तो क्लास में किया था यार। चलो दिखाते हैं हम, ये किए हुए हमारे लाल पीले, और इसमें एंड में ही कहीं थी ये सारी बातें। देखो ये सब भी पढ़ाया हुआ था, सब विचार, विरुद्ध, प्रतिपक्ष, फलान ढिमका, है कि नहीं? हेत्वाभास जब पढ़ाया था फैलेसी, तो ये सब हमने पढ़ा था। और ये रहा, देखिए, प्रतिज्ञा पहले वाली स्टेटमेंट, दूसरे में अपना हेतु,
तीसरे में उदाहरण, चौथे में उपनय और पांचवे में निगमन। ठीक है, ये वाली बातें हमने यहाँ पढ़ी थी इंडियन लॉजिक के अंदर। ठीक है जी, दिख गया, ऑलरेडी लाल कर रखा है, अच्छे से पढ़ाया हुआ है क्लास के अंदर, और सबको ये आना चाहिए। और यही बात शायद ऊपर भी कहीं लिखी हुई है, मैंने ठीक से लिखी थी, प्रमाता ये सब चीजें भी लिखी हुई है ना। और ये निगमन वाली बातें ऊपर भी कहीं मिल जाएंगी, बुद्धिज्म। और चलो ठीक है, न्याय स्कूल में, हाँ ये रही, देखो न्याय स्कूल में यहाँ पर हम ये बातें लिख रहे थे, इसके बाद कहीं लिखी हुई होगी। ये तो इन्फ्रेंस वर्बल टेस्टिमोनी प्रमाण आ गए, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मिलेगा ऊपर भी। ठीक है, चलो, तो कुल मिला के आपने देख लिया, क्लास में हमने पढ़ा रखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, बस आपको समझना था कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। सिंपल सी बात है भाई, कि अरस्तुवादी जो हमने पढ़ी उसमें माइनर मिडल और ये सब थी, और हमें क्या बताना था अब की बार, ये न्याय वाला आपको ध्यान में आ जाने चाहिए कि 5 इसमें जो है स्टेटमेंट होते हैं, यानी कि प्रजातियां कितनी होती है, 5 होती हैं। और पद कितने होते हैं भाई, पद 5 नहीं होते, पद वही रहते हैं 3, यानी कि वो क्या बोलते हैं, पहाड़ पर आग है ना, पहाड़ पर आग है क्योंकि धुआं है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हुई, धुआं, आग और पहाड़, 3 ही चीजें हुई है ना। तो पद यहाँ पर भी कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। बात समझ में आई? तो 5 प्रजातियां और 3 पद, प्रतिजप्तियां जो भी है चलो, यानी कि प्रीमाइसिस। ठीक है, चलो सब लोग समझ गए प्रोपोजिशन। अब आ जाइए 44वां क्वेश्चन, उसके बाद खत्म हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ये देखो भाई, वुड डिस्पैच की उससे आ गया क्वेश्चन, सजेशन से। वुड्स डिस्पैच आपको बताया था ना मैंने, सबसे पहला जो कमीशन था हायर एजुकेशन पर वो क्या था, वुड्स डिस्पैच था, जिसे हम एजुकेशन डिस्पैच भी कहते हैं। यहाँ पर वुड्स ना कह करके इस बार इसने क्या कह दिया, डिस्पैच ऑफ 1854। तो 1854 का जो डिस्पैच है उसे क्या भी कहते हैं, वुड्स डिस्पैच भी कहा जाता है। तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए उसने रिकमेंडेशन दिया था। तो अगेन ये क्वेश्चन किससे हुआ, हमारी हायर एजुकेशन की कमेटीज के रिकमेंडेशन से क्वेश्चन हुआ। तो ये कौन सा क्वेश्चन है भाई रिकमेंडेशन से, आई थिंक तीसरा या चौथा क्वेश्चन है ना, तीसरा या आई थिंक चौथा क्वेश्चन है ये, जो रिकमेंडेशन से आ रहा है। एक तो आपका नेशनल नॉलेज कमीशन से आ गया, एक आपका ये वुड्स डिस्पैच आ गया, एक और आ चुका था ऑलरेडी, मैंने आपको बताया था क्या, 1978 वाली पॉलिसी, है ना। 3 हो गई, 4 हो गए, 3 हो गए। 3 क्वेश्चन डायरेक्ट किससे आ रहे हैं, कमेटीज के रिकमेंडेशन से आ रहे हैं। और हो सकता है चौथा भी कहीं हमने मिस कर दिया हो, 4 हो। ठीक है, तो हायर एजुकेशन में यही क्वेश्चन आ रहे हैं। एक हायर एजुकेशन का था अपना उज्जैन से, है ना, उज्जैन। तो अगर देखा जाए उज्जैन 1 2 3 4 क्वेश्चन में से 3 तो हैं रिकमेंडेशन से, एक हो गया अपना एंशियंट से, एक क्वेश्चन शायद रह रहा है या फिर जा चुका होगा, जो भी है। तो हाँ, अब देख लीजिए इसमें क्या था, वुड्स डिस्पैच क्या बोलता है कि ट्रेनिंग किसमें होनी चाहिए, तो लॉ, मेडिसिन और सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, ये इसके रिकमेंडेशन थे, ये तो पढ़ाए भी थे क्लास में। ठीक है, पहला ही जो आपका एजुकेशनल कमेटी था वो ये था, वुड्स डिस्पैच 1854। तो तीनों की तीनों ये लॉ, मेडिसिन और इंजीनियरिंग के अंदर, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर ये क्या कहता है कि भैया प्रोफेशनल ट्रेनिंग की आवश्यकता है। और अच्छा, मान लो अगर आपको याद ना भी हो तो भी दिमाग कैसे लगाओगे, मान लो आपको याद ही नहीं है कि वुड्स डिस्पैच के क्या रिकमेंडेशन थे, तो एक बात सोचो यार, ध्यान दीजिए कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग की बात कर रहा है। तो भाई प्रोफेशनल ट्रेनिंग में देखो, एक लाइब्रेरी साइंस वाला तो क्या है, 3 साल की ग्रेजुएशन कर लेगा, 2 साल की मास्टर्स कर लेगा, बात खत्म हो गई। ठीक है, ऐसे ही मटेरियल साइंस में यानी कि बीएससी कर लेगा, फिर क्या कर लेगा, एमएससी कर लेगा। कितने साल की हो रही है बीएससी यहाँ पर, 3 साल की। यहाँ पर ये एमए कितने, बीए कितने साल की कर रहा है लाइब्रेरी साइंस में, 3 साल की। लेकिन एक बात सोचो, लो एलएलबी करने में कितना टाइम लगता है, 4 से 5 साल। ठीक है, मेडिसिन एमबीबीएस करने में कितना साल लगता है, 4 से 5 साल।
इंजीनियरिंग बीटेक करने में कितना साल समय लगता है? 4 से 5 साल। ये तीनों के तीनों क्या है? प्रोफेशनल कोर्स हैं। बस इतनी सी बात जो है, कॉमन सेंस से भी अगर आप इस क्वेश्चन को करते तो इजीली ये हो जाता। ठीक है, कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत हमें किसमें पड़ेगी भाई? लॉ, इंजीनियरिंग और क्या रह गया? अरे लॉ था, इंजीनियरिंग था, और तीसरी चीज लॉ, मेडिसिन और इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इन तीनों में ही हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? सिर्फ प्रोफेशनल ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये तीनों के तीनों प्रोफेशनल कोर्स हैं और इनमें 4 से 5 वर्ष का समय लगता है। बेसिकली 5 साल ही लग जाते हैं पूरे पूरे। ठीक है, ओके, तो ये नॉर्मल सी बात थी। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम फटाक से। तो ये क्वेश्चन भी भाई क्लास में करा हुआ मानता हूँ मैं। ठीक है, ओके, कराया ही था ऑब्वियसली। और ये वाला क्वेश्चन भी क्लास में कराया हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। इतना इजी क्वेश्चन कभी नहीं आया होगा। सोचो क्या बोल रहा है कि माउस का काम क्या है भाई? माउस, हमारे पास में कई ऑप्शन होते हैं ना, राइट क्लिक करते हैं, उनमें से एक को चूज कर लेते हैं। किससे चूज करते हैं? माउस से करते हैं। टू टाइप डेटा इनटू डेटाबेस, ये तो सबको पता होगा। डेटा को टाइप करने के लिए कीबोर्ड यूज होता है। क्यों जी गीता जी? नॉर्मल सी बात है। अच्छा, इनपुट एमसीक्यू आंसर की, एमसीक्यू क्या क्या होते हैं भाई? एमसीक्यू ओएमआर शीट होती है कि नहीं आपके पास? सिंपल सी बात है। ठीक है, और चौथा बैंक कार्ड। अब भाई 3 हो गए तो चौथा अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, तो बैंक वाला क्या करता है? वो बैंक कार्ड में हमारी क्या लगी रहती है? चिप लगी रहती है, तभी तो एटीएम में घुसाते ही पकड़ लेता है वो कि किसका अकाउंट है। समझ गए? सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन इस पूरे पेपर 1 का। और यहाँ पर आप सब ने देखा, गवाह हो महिमा जी और गीता जी, कि हमने क्लास में कितने क्वेश्चन कर रखे हैं भाई, और कितने छोड़े हमने? सिर्फ ये देखो, सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने क्लास में डिस्कस नहीं किए। हालांकि 6 क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन फिर भी कॉमन सेंस से आराम से हो जाएगा। तो टोटल मिलाकर के सिर्फ 50 में से 5 क्वेश्चन ऐसे बचे जिन्हें आप नहीं कर सकते थे, या जो डाउटफुल थे। अगर इसमें तुक्के भी मार दोगे ना 5 क्वेश्चंस पे, तो भी यूं समझ लो कि एक तुक्का भी सही हो गया तो 46 क्वेश्चन हो गए। तो हमने क्लास में 44 कह लो, चाहे भले ही 45 कह लो, 45 क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किए हुए हैं, पढ़ाए हुए हैं मैंने बाकायदा क्लास में। तो अब जितना आपको याद रहे उससे आप कर सकते थे। मैंने खुद इस क्वेश्चन पेपर को पर्सनली करके देखा था। तो और नीचे कॉम्प्रिहेंशन बड़ा इजी था। कॉम्प्रिहेंशन में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने जब ये क्वेश्चन खुद सोल्व करके देखा था तो मैंने इसमें से 42 क्वेश्चन ठीक कर दिए थे। 3 कैसे गलत हो गए? शायद क्योंकि ये रिकमेंडेशन मुझे एक आधा याद नहीं आ रहा था, या बहुत जल्दी में कर दिया, क्योंकि मैंने भी टाइमर रखा था अपने साथ में कि 50 मिनट 50 क्वेश्चन ऐसे करना है। तो जल्दी जल्दी में 2-3 क्वेश्चन मेरे से गलत हो गए। तो 42 क्वेश्चन मैं स्कोर कर पाया था अकेले में बैठ करके मैंने, क्योंकि अभी जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि चलो भाई क्वेश्चन चेक करते हैं क्या क्या आए थे। तो मैं 42 कर पाया। अदरवाइज आप लोग, मैंने पढ़ाया 45 क्वेश्चन का है, और 5 क्वेश्चन भाई तुक्के पे चल जाएंगे। तो आप सब लोग इस बात के गवाह हैं, और मुझे याद भी है, आप सब लोगों को भी याद है, गवाह हो। और बता देना अब सारे बालकों को भी कि भैया कैसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो ये था पेपर 1 का पूरा एनालिसिस। डीआई की जो वीडियो है वो मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे। बाकी अब जो एक आधा स्टूडेंट कह रहा था कि सर क्लास में से कितने आए क्या आए, तो भैया देख लो। ठीक है, मैंने 39 एक आइडिया लगाया था कि शायद क्लास में से 39 आए, बट अभी हम देख रहे हैं कि बहुत इजी कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन भी अगर मिला लिए जाएं तो 45 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम आराम से इस पेपर में कर सकते थे। फिर भी मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि